दोनों आंखें बराबर होनी चाहिए। वर्तमान सरकार के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि एक आंख तो निरंतर खुली रहती है और अपने लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई की बात हो तो दूसरी आंख बिल्कुल बंद हो जाती है। वाराणसी में ही तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम सभी जानते हैं। वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं, लोग आराम से जेल से बाहर आ जा रहे हैं, रिहा हो जा रहे हैं। वो लोग जो किसी समय बहुत बड़े बड़े नाम थे, आज भी जिनका खौफ चलता है वह आज़ाद हैं। और छोटे छोटे लोग भी, आम जन, एक नया फैशन हो गया है कि एक शब्द आ गया है हाफ एनकाउंटर। जैसे पहले अंडे पे फुल फ्राई और हाफ फ्राई होता था, वैसे अब फुल एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर है। अगर आपने ज़्यादा पैसे दे दिए तो आप हाफ एनकाउंटर के हो गए, नहीं दिए तो आप फुल एनकाउंटर आपका हो गया। लखनऊ में 3-4 लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो हाफ एनकाउंटर उनका हुआ तो उन्होंने न जाने 10 लाख या कितने दिए तो हाफ एनकाउंटर हुआ, और कहा गया कि और उसका डबल दे देते तो कोई एनकाउंटर नहीं होता। तो एनकाउंटरों को पेशे के साथ जोड़ देना, उससे धन का अर्जन करने लगना, ये स्थितियाँ ऐसी हैं जो वास्तव में अत्यंत दुखद हैं। सर, पार्टी का गठन कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ से भी मोदी के संसदीय क्षेत्र के खिलाफ करना? देखा जाए, मैंने या हम लोगों ने जो पार्टी शुरू की है, मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हमारी अभी बहुत ही छोटी हैसियत है। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के सामने हमारी संख्या बल में, अन्य किसी सुख सुविधा में, संसाधनों में हम कहीं नहीं ठहरते हैं। इसीलिए मैं कहूँ कि मैं उनको चैलेंज करूँगा तो यह हास्यास्पद होगा। लेकिन यह ज़रूर है कि हमारे हौसले, हमारे इरादे और हमारी नीयत में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे वो मोदी साहब हों, कोई भी हों, उनके खिलाफ हमारे लोग खड़े होंगे। हम छोटे अभी राजनीतिक रूप से हमारी छोटी हैसियत है, लेकिन अपनी ताकत को सामने लाने में ईमानदारी से, नैतिकता के साथ, नियमों के साथ उनका विरोध करना, इसमें से किसी कार्य में हम अपनी स्तर से अपना कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम, चूँकि हमारी अभी जो हैसियत है, पहला काम है कि हम अपने उस योग्य बने कि कोई कहे कि हाँ आप एक राजनीतिक पार्टी हैं। अभी हम खुद को कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हम उस योग्य बने कि लोग कहें कि हाँ एक राजनीतिक पार्टी है, इनकी हैसियत है। उसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा, क्योंकि हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, अगर हमने किसी जाति के आधारित राजनीतिक पार्टी बना ली होती, संभव है कि उस जाति के लोग मुझसे जुड़ जाते। यदि मैंने धर्म में बंटवारे की बात कर दी होती तो शायद उससे वही होता। हम चूँकि नीति, नियमों और एकता, अधिकारों के लिए की बात कर रहे हैं, हमारा संघर्ष ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा बड़ा है, तो पहले हम उस योग्य बने कि कोई समझे कि हाँ ये एक राजनीतिक दल है। उसके लिए हम हर वर्ग के अच्छे लोगों को, सही लोगों को उनके पास जाएंगे। अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से हम काम करेंगे। यदि हम उस योग्य बनेंगे कि हमें जनता स्वीकार करती है तो हम उनको निश्चित रूप से राजनीति की जो स्थितियां होंगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन हमारी बुनियाद में हमारा जो अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार से जो लड़ाई है वह हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं। इस पर हम किसी स्थिति में, मुझे लगता है कम से कम जब तक मैं हूँ तब तक हम इससे समझौता नहीं करेंगे। सर, मौजूदा समय में बिहार में बीजेपी की गिरगिरी हो रही है, एक बार फिर से गठबंधन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये तो सभी जानते हैं कि इस समय उन्हें लगता है, वो कहते हैं कि स्वर्ण युग है। तो अभी अमृत महोत्सव या कुछ वर्ष कहा जा रहा है, तो एक पार्टी विशेष के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अमृत काल है, स्वर्ण काल है। लेकिन एक पार्टी विशेष से राष्ट्र नहीं चलता है। राष्ट्र के लोगों के लिए क्या स्थितियां हैं, उनकी क्या स्थितियों से गुजर रहे हैं, लोगों में कितना भय है, यह बातें, क्योंकि जैसे ट्रैफिक की स्थितियां हैं, या मैं जिस महिला के घर गया था, जिसकी मैंने बात कही कप सिटी में, मैंने उसके घर में देखा
इतनी खराब स्थिति, उसके यहाँ खाने की स्थिति नहीं थी। इतने आज भी इस तरह की बदहालियाँ हैं, उस पूरे गांव की ये स्थिति थी। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यदि आप बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनके घर में स्थितियाँ ऐसी कैसी हैं? तो उनका कौन सा स्वर्ण काल है? उनके कौन से ये चल रहा है कि वो गौरवान्वित महसूस करें? हमें ज़मीनी बातों को देखना पड़ेगा। मात्र वोट पा लेना या चुनाव जीत लेना मेरे ख्याल सब कुछ नहीं है। हमें ज़मीन पर देखना पड़ेगा और लोगों को वास्तविक हम इंसाफ दे पाएँ वह करना पड़ेगा। हमने 5 किलो आटा दे दिया, 10 किलो गेहूं दे दिया, हमने आपके वोट खरीद लिए, मेरे ख्याल से यह राजनीति नहीं है। यह लोगों को एक प्रकार से किसी भी प्रकार से सत्ता में आने का प्रयास है। सर, बात करें तो आप एक अधिकारी पोस्ट पर, तो आने के बाद सरकार को देखते हुए आप क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे आगे? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अभी मैं अभी ये नहीं सोच पाता हूँ कि मैं सरकार में आ पाऊँगा। आज के समय मैं ऐसी झूठी बात क्यों कहूँ कि जो मेरी अभी हैसियत नहीं दिखती है। पहली बात तो यह है कि मैं उस योग्य बन पाऊँ कि मुझे लोग पहचानें, मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों पर विश्वास करें। यदि मैं उनका विश्वास जीत पाता हूँ, कहीं से उनको लगता है कि हाँ ये जो कह रहा है उसके लिए खड़ा है, मैं कहता हूँ अधिकारों की बात कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में उनके अधिकारों के लिए खड़ा हो पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनका विश्वास, उनका सम्मान जीत पाऊँ, पहला मेरा ध्येय यही है। अमिताभ ठाकुर हूँ। हम लोगों ने अधिकार सेना के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है। उस राजनीतिक दल के कार्यकलाप के संबंध में, उसके वाराणसी और पूर्वांचल में विस्तार के संबंध में, उससे लोगों को रूबरू कराने के संबंध में, उससे लोगों का साफा कराने के संबंध में, यह एक प्रकार का हमारा प्रथम आगमन था बाबा विश्वनाथ की नगरी में। मैंने यहाँ पर जो कार्यक्रम भी किए उसमें मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और यहाँ अपने लोगों से वार्ता की, जो जिला कार्यकारिणी है उससे बातचीत की, उनसे उनको निर्देश दिए और उनकी बात समझी और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रण लिया। साथ ही मैं कपसेठी यहाँ थाना है, वहाँ एक मैं गांव में गया था जहाँ एक दलित बच्चे को, 14 साल के बच्चे को दबंगों ने उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी और जो हत्या कारण बताया गया है वो मात्र 4 किलो चावल और कुछ रुपए चुराने के आरोप पे उसको मारा गया, उसकी हत्या हुई। सबसे कष्ट का विषय यह है कि उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही नकारात्मक, गंदी और जघन्य है। उस मामले में न तो समय से FIR हुआ, यहाँ तक कि मेरी जानकारी जो उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 151 में उल्टे उस पक्ष का भी चालान कर दिया गया था। FIR तो दर्ज हुआ है 304 में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदिग्ध प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि चोटें तो साफ थी जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। पोस्टमार्टम में भी ऐसा लग रहा है कि हेरफेर हुआ है। अब तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि SC/ST एक्ट में तत्काल मुआवजे की स्थिति है। हमने उनके गांव को जाके देखा, गांव में स्थिति बहुत ही विकराल है, पूरी तरह भय का माहौल है, उनके घर वाले बहुत अधिक असुरक्षित हैं। तो हम उसमें कम से कम 3 मांगे हमारी हैं और इसके लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। पहला तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, परिवार के लोगों को। दूसरा, उस मामले में तत्काल न्याय हो, यानी गिरफ्तारियां हों जो मुलजिम हैं, और तीसरा उसको समुचित मुआवजा मिले। यह 3 चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ अभी देखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने विशेष करके वाराणसी में, मैं जब लखनऊ में रहा तो इस बात की बहुत चर्चा होती रही कि अब नए निजाम में वाराणसी की सूरत हाल बदल गई है, स्थितियाँ पूरी तरह से अलग हो गई हैं और ट्रैफिक व्यवस्था एकदम सुधर गया है। जबकि हमने जो ग्राउंड रियलिटी जिसको आप लोग कहते हैं, मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी तो स्थितियाँ बद से बदतर हो गई हैं। कपसेठी से यहाँ आने में ही जो इलाके पड़े, मैं सब नहीं, जैसे बुलंदपुर पड़ा और इलाके पड़े, इतनी अधिक ट्रैफिक है। जहाँ जहाँ स्कूल हैं, कोई और चीज़ है, कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था हमें नहीं दिखी। और मुझे लगता है और हमें इस बात का एहसास हुआ, लखनऊ में चूँकि सड़कें चौड़ी हैं तो यहाँ वहाँ स्थितियाँ कम विकराल हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ट्रैफिक को लेकर पूरी व्यवस्था है।
आम नागरिकों को किस प्रकार इसको रोज झेलना पड़ रहा है, बच्चों को झेलना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार लाया जाना नितांत आवश्यक है, जो हमारा स्वयं का आज का अनुभव है।